नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरण सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस के जंगलों में आग पर चर्चा हुई। भारत और थाईलैंड के संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती टीका लगाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून के 15.18% से घटकर जुलाई में 13.93% पर आई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा CUET का चौथा चरण आज से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ का कामकाज संभालने के लिए समिति नियुक्त करने का आदेश दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए और डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आरंभिक मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने FC गोवा को 3-1 से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित उपकरण और प्रणालियां सेना को सौंपी। इनमें मानव रहित हवाई प्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया करने वाले युद्धक विमान, गश्ती नौकाएं, निगरानी उपकरण, विशेष प्रकार की बारूदी सुरंग निपुण और टैंकों के लिए उन्नत दृश्य प्रणाली शामिल है। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से इन्हें विकसित किया है। श्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपकरण और प्रणालियां भारतीय सेना की युद्ध तैयारियों की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएंगी। हमारी सेना को 9 इंडिजिनस इक्विपमेंट हैंडओवर किए जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत MES द्वारा लगभग 200 ट्रेनिंग वीडियोज की भी लॉन्चिंग हुई है। नई टेक्नोलॉजी लाने का केवल यही मतलब नहीं होता है कि अब काम काज जल्दी होने लगेंगे। नई टेक्नोलॉजी लाना या नया कार्य करना यह बताता है कि आप सब अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने फ्रांस में सूखे की स्थिति और जंगल में लगी आग पर चिंता व्यक्त करते हुए एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग परियोजनाओं और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित वर्तमान द्विपक्षीय पहल की समीक्षा की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ होने पर संतोष व्यक्त किया और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस बैठक में भाग लेने के लिए कल थाईलैंड पहुंचे। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां वर्ष मना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय से मिलने के साथ थाईलैंड यात्रा का आरंभ किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय के साथ उन्होंने नए भारत की उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात की और उन्हें भारत की प्रगति में योगदान के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्होंने भारत थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है। इससे संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और प्रासंगिकता कम हो सकती है। रक्षा मंत्री ने कल मास्को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 के वर्चुअल उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे पूरे विश्व को नेतृत्व मिल सके।
India representing 1/6 of humanity and which has relentlessly contributed to the global security under the United Nations Charter, doesn't have a fair share in the decision-making structure of the United Nations Security Council on a permanent basis. India has demonstrated its deep commitment to the goal of universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament, remaining ever active in the world's single multilateral negotiation forum, Conference on Disarmament. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की आबादी के बीच कोविड-19 के लिए एहतियाती डोज में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों के बीच एहतियाती खुराक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, स्कूलों और कॉलेजों, धार्मिक यात्रा मार्गों, धार्मिक स्थलों आदि पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। डॉ मांडविया ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। डॉ मांडविया ने कुछ राज्यों में केंद्रीय निधियों के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने कार्य में सुधार करना चाहिए और केंद्र से स्वास्थ्य योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए तेजी से कोष की मांग करनी चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि अमृतकाल में सभी को वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। देश के कुछ क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, कहीं कहीं लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की भी जरूरत है। एहतियातन डोज हम लोगों को प्रतिरक्षा का एक अतिरिक्त आवरण देता है, जिससे गंभीर बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाना है और किसी प्रकार की भी वैक्सीन की कमी नहीं है। जो टीकाकरण केंद्र है आपके घरों के नजदीक ही है और मुफ्त उपलब्ध है। 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति अपनी एहतियातन डोज जरूर लगाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 208 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 93 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 12 करोड़ 55 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित निधि आवंटित करने की घोषणा की है। इससे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के पंजीकरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आम जनता को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के ज्यादा लाभ मिल सकेंगे। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर WPI पिछले महीने की 15.18% की तुलना में कम होकर जुलाई में 13.93% हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य कम होने के कारण थोक मुद्रास्फीति में ये गिरावट आई है। मुद्रास्फीति मई में 15.88% के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। लगातार दूसरे महीने थोक मूल्यों में आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही, लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल से अब तक लगातार 16 महीने से ये 2 अंकों में बनी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के चौथे चरण में आज लगभग 3,60,000 विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। 11,000 अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए 17 से 20 अगस्त के बीच होने वाली चौथे चरण की परीक्षा अब 30 अगस्त को होगी, ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकें। आरंभिक योजना के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी चरणों की प्रवेश परीक्षा
20 अगस्त को संपन्न होनी थी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बाद में घोषणा की कि सभी चरणों की परीक्षा 28 अगस्त को संपन्न होगी, लेकिन इसे फिर स्थगित कर दिया गया है और अब ये परीक्षा 6 चरणों में होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि 3,72,000 विद्यार्थियों में से 11,000 विद्यार्थियों की परीक्षा उनके शहर के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन करने के बाद 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों के अलावा और अधिक परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरण सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस के जंगलों में आग पर चर्चा हुई। भारत और थाईलैंड के संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती टीका लगाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून के 15.18% से घटकर जुलाई में 13.93% पर आई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा CUET का चौथा चरण आज से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ का कामकाज संभालने के लिए समिति नियुक्त करने का आदेश दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए और डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आरंभिक मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने FC गोवा को 3-1 से हराया। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों के संचालन के लिए 3 सदस्यों की प्रशासक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और नजमी वजीरी ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल संहिता का उल्लंघन करने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसका संचालन प्रशासकों की समिति को सुपुर्द कर दिया जाए। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप हैं। न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति को अपना कार्यभार नवनियुक्त समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि प्रशासकों की समिति को सहयोग देने के लिए 3 जाने माने खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है। ये हैं निशानेबाज ओलंपियन अभिनव बिंद्रा, लंबी कूद में ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज और तीरंदाज ओलंपियन बम्बेला देवी राम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल व्यय संबंधी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में बदलाव लाना है। खबरों के अनुसार निगमों पर कम से कम 15% कर लगेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार $740 अरब का बिल देश के इतिहास में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1 दशक में लगभग $375 अरब का निवेश करेगी। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि बाइडेन की मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम 2030 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 1 अरब टन कम कर देगा। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक के 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास यात्रा का प्रसारण किया जा रहा है। आज की कड़ी में
हम भारतीय गणतंत्र की आत्मा यानी संविधान कैसे लागू हुआ, इसकी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन को चलाने वाला है और इसकी भावना हर युग की अंतरात्मा है। Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आदर्शों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. बाबा साहेब आम्बेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों से अंश लेकर निर्मित किया गया है। ये संविधान के निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के प्रति आभार है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसा दस्तावेज बनाया जिसमें लोगों को मूलभूत और सर्वोच्च आकांक्षाओं को समाहित किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और पत्रकार विनय कुमार। भारत ने 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये मौका था कि जब हम देखें कि इन 75 सालों में हमारे देश ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की, कितनी प्रगति की और किस तरह से हम गरीब देश से उभर कर हम एक विकासशील देश की श्रेणी में आए। इस 75 साल की प्रगति को आंका जाए तो प्रोफेसर मुखर्जी, आप क्या कहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हमने चुनौतियों को स्वीकार करके प्रगति के पथ पर भारत अग्रसर हुआ? विनय जी, सबसे पहली बात यह है, हिंदुस्तान जब स्वाधीन हो गया, देखेंगे आप करीबन 10-15 साल के अंदर बाकी सारे जितने भी कॉलोनीज थे वो सारे स्वाधीन हो गए। तो एक कैटलिस्टिक एक जो अटेम्प्ट, जो इफेक्ट होता है वो इंडिया का स्वाधीनता में आया। और इसके साथ लोगों को ये भी पता चला, जो पश्चिमी सभ्यता को ही देखते रहते थे, अब दुनिया बदल रही है और अब लोग हिंदुस्तान जैसे देश के ऊपर भी देखेंगे। और 75 साल में आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में काफी कुछ इम्प्रेसिवली अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। जैसे आप देखेंगे जो साक्षरता के बारे में, जितने लोग आज पढ़ लिख सकते हैं उसका संख्या इतनी बढ़ गई है। उसके साथ देखेंगे जो पारिवारिक जो इनकम है, जो रोजगार है, उसकी वृद्धि हुई है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज में आपको उन्नति दिखाई देगा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री के स्लोगन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। आज हिंदुस्तान अपने खाद्य सामग्री में पूरा अपना ऊपर ही निर्भर कर सकता है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह हर एक सेक्टर में आप देखेंगे हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ा है। नेहरू जी ने कहा था जो इतना अचीव तो हम लोगों ने किया है,
पर अभी काफी आगे जाना भी बाकी है। तो अभी जो 25 साल, जब हम 100 साल हिंदुस्तान को देखेंगे जो स्वाधीन भारत का, तब हिंदुस्तान की जो छवि है मुझे लगता है वो पूरा बदल सकता है और बदलेगा। प्रोफेसर मुखर्जी, अगर हम देखें ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे आपने कहा साक्षरता, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और खेल कूद में, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखें तो भारत की साख विदेशों में भी काफी बड़ी है और भारत अपनी बात विदेशों में बहुत मजबूत और पुरजोर तरीके से, जो हमने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया था, उसको भी रख पा रहा है। तो इसको भी देखते हुए अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत ने हासिल किया है वो भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं लगता। जो भारत का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, हमारी जो विदेश नीति है उसका जो फाउंडेशन था वो था हमारी अपनी इंटरेस्ट, हमारा अपना परसेप्शन, और वो हमारा जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तभी करीबन तय हो गया था। और स्वाधीनता के बाद में हम देख रहे हैं जो हम हर एक को साथ आगे लेके चल सकते हैं। और ये कोई नहीं कहेगा हिंदुस्तान के एक ही देश के साथ रिलेशनशिप रखा है, हम लोगों का रिलेशनशिप हर देश के साथ है और हर देश के साथ हमने नाप तोल के अपना रिलेशनशिप बनाया है। हम देखते हैं कौन सा उचित है, कौन से में हम लोगों का फायदा है। जो हमारी जो पूरा विदेश नीति है उसमें जो मूल्य है वो है कि पूरा जो दुनिया शांति के तरफ चले, प्रगति के तरह चले और अपना जो विकासशील देश है उनका जो एक वॉइस है वो लोगों को सुनाई दे। प्रोफेसर मुखर्जी, अगले 25 सालों में अगर हम देखें तो आप भारत को कहाँ खड़ा देखते हैं? ये करीबन तय है कि चीन, अमेरिका, तीसरा नंबर हिंदुस्तान का होगा। और इसलिए आप देखेंगे जब दुनिया का जो मीडिया है, सब कुछ है, वो हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं और जानते हैं। जो कोई भी दुनिया का इतिहास अभी आप लिखेंगे वो हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन बिना हो नहीं सकता। उसके साथ एक जो बहुत चीज है हमारे पक्ष में वो है जो हमारा जो जनसंख्या है वो यंग लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है और एजिंग पॉपुलेशन दुनिया में हर जगह हो रहा है। एक जो एडवांटेज बोलते हैं यंग लोगों का वो भी हिंदुस्तान के पास है और हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेलकूद में, विज्ञान में। आपको तो स्पेस में भी आप देख रहे हैं हम जो पूरा अपना मिलिट्री में भी एक अपना सेल्फ सफिशिएंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो 25 साल में हिंदुस्तान पूरा बदल ही जाएगा और तब तक मुझे लगता है एक डेवलप्ड स्टेटस हिंदुस्तान के लिए करीबन तय है। बिल्कुल प्रोफेसर मुखर्जी, जिस तरह से आपने बताया चुनौतियां और भी हैं, उन मंजिलों को भारत को पाना है, हमारे देश को। आपने जैसे बताया सबसे बड़ा दुनिया में लोकतंत्र हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ करीब 92 करोड़ हमारे वोटर्स हैं। इस लोकतंत्र को हमको कायम रखना है और एकजुट होकर भारत की प्रगति में, भारत की उन्नति में सब मिलकर हिस्सा लेंगे, तभी भारत इन सब चुनौतियों को पूरा कर सकेगा। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे ऊर्जा में हो, विदेशों में अपनी साख बढ़ानी हो, अंतरिक्ष में हो, खेल कूद में हो। इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया प्रोफेसर मुखर्जी, इन सब पहलुओं पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और पत्रकार विनय कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया अभियान देश की बदली सोच शुरू किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों से की है। भाजपा ने ट्विटर हैंडल पर श्री मोदी और उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के भाषणों के अंश का उल्लेख करते हुए कई ग्राफिक साझा किए हैं। एक ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में अपने भाषण में शहीदों को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, जबकि श्री मोदी ने 2020 में लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में जान गंवाने वाले सैनिकों को याद किया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह भी कहा है कि 1975 में आपातकाल लगाए जाने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे राजनीतिक, आर्थिक और अन्य राष्ट्रीय व्यवस्था की सफाई के लिए कड़वी गोली बताते हुए सही ठहराया था, जबकि श्री मोदी ने 2017 में अपने भाषण में लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया था।
असम में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने आज असम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुवाहाटी के दिसपुर में इस सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से मुंबई में शुरू होगा। इससे पहले संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने मांग की कि राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तथा किसानों और खेत मजदूरों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। ये सर्वे नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई में तेज वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से कल मुंबई में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हुई। जलभराव से यातायात बाधित हुआ है। मुंबई उपनगरीय रेलवे की सेंट्रल लाइन ट्रेन सेवा के साथ ही मुंबई आने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बारिश से प्रभावित हुई। मौसम विभाग के सांता क्रूज केंद्र ने कल 46.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। शहर के अन्य हिस्सों में तेज बारिश हुई। वर्षा से उत्तर और मध्य उपनगरीय इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए। कोलकाता में 131वें डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने गत विजेता गोवा एफसी को 3-1 से हरा दिया। कोलकाता में गोवा एफसी ने पहला गोल किया, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने बाद के हाफ में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल किए। इस जीत से ग्रुप ए में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 3 अंक मिले हैं। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेल रही हैं। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, राजनीतिक गहमागहमी के बाद नवगठित बिहार मंत्रिमंडल की चर्चा अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, बिहार में नई टीम में आरजेडी का दबदबा, लेकिन गृह और वित्त विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास। कैबिनेट में सामाजिक समीकरण साधे। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के भारत पर लगे प्रतिबंध को भी लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, फुटबॉल महासंघ के सेल्फ गोल के बाद अब सब एक्शन में। जनसत्ता ने इसे तगड़ा झटका बताते हुए लिखा है, महिलाओं की 17 साल से कम उम्र की विश्व कप मेजबानी भी छीनी। जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, लोकसत्य, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन ने शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या को विस्तार से देते हुए लिखा है, 3 महीने में दूसरा हमला। उपराज्यपाल ने कड़े शब्दों में निंदा की और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमरनाथ सुरक्षा मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हुए हादसे की खबर सभी अखबारों ने दी है। लिखा है, ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस खड्ड में गिरी। जनसत्ता की खबर है, थोक महंगाई जुलाई में घटकर 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई। हिंदुस्तान ने लिखा है, सब्जियों के दाम घटने से महंगाई दर में नरमी देखी गई। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण प्रमुख आपूर्तिकर्ता अमूल और मदर डेयरी के दूध के कीमत में 2 रुपये की प्रति लीटर की बढ़ोतरी सभी अखबारों में है। लोकसत्य ने मौसम के हवाले से लिखा है, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी, वर्षा से मुंबई और उपनगरों में कई जगह जलभराव। दैनिक भास्कर देश के विभिन्न राज्यों में आसमान मानसून बताते हुए दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ने की लिखता है, मध्य और पश्चिमी राज्यों में 42% ज्यादा बारिश। राजस्थान पत्रिका ने नया कारनामा शीर्षक से बनारस के युवा वैज्ञानिक की बनाई डिवाइस की चर्चा करते हुए लिखा है, एंटी अटैक सिस्टम दुर्गम इलाकों में सैनिकों को अलर्ट करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरण सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। द्विपक्षीय मुद्दों और फ्रांस के जंगलों में आग पर चर्चा हुई। भारत और थाईलैंड के संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक आज बैंकॉक में। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती टीका लगाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून के 15.18% से घटकर जुलाई में 13.93% पर आई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा CUET का चौथा चरण आज से।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ का कामकाज संभालने के लिए समिति नियुक्त करने का आदेश दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी कानून पर हस्ताक्षर किए और डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आरंभिक मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने FC गोवा को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।